चूँकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कमियां थी, उन कमियों को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो उसको कमियों को दूर करने के लिए जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया था। एक्चुअली क्या होता है, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वह मेनली एंट्रोपी पर आधारित है। तो सबसे पहले उसमें क्या दिए गए थे, कुछ कथन दिए गए थे, कुछ सेकेंड लॉ में अवधारणाएं दी गई थी। जनरली जो होता है 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कहता है कि जो समस्त प्राकृतिक प्रक्रम सत्य होते हैं तथा इन पर बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। प्राकृतिक का मतलब जो भी प्रकृति के अंदर जितने भी कार्य होते हैं, प्राकृतिक समस्त प्राकृतिक का मतलब जो नेचर के अंदर जो भी कार्य होते हैं, जैसे जो गैस होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती है, जो पानी जो होता है वो हमेशा हाइट से लो की ओर जाता है, ठीक है। तो जितने भी कार्य होते हैं वो हमेशा क्या हो गए, आपके स्वतः होते हैं, उनमें कोई भी बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे गैस है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाएगी, उसके लिए हमें किसी भी कार्य करने की या बाह्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर दूसरा आपका ये क्या कहता है कि समस्त सप्त प्रक्रम जो भी हैं आपके, कौन से, समस्त सप्त प्रक्रम विपरीत दिशा में तभी होते हैं जब इन पर बाह्य कार्य किए जाएं। यानी कि अगर कोई सप्त प्रक्रम है और हमें उसको अपोजिट करना है या विपरीत दिशा के अंदर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाह्य कार्य करना पड़ेगा। जैसे पानी जो है हमें नीचे से ऊपर चढ़ाना है, जैसे हम सिंपल हमारे घरों में हम देखते हैं कि जैसे पानी जो है हमें ऊपर टंकी पे चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, पानी अपने आप ऊपर नहीं जाएगा हाइट में, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, मोटर चलानी पड़ती है, अर्थात हमें बाह्य कार्य करना पड़ता है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि जो समस्त सप्त प्रक्रम अगर आपने विपरीत दिशा में करने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो द्वितीय नियम जो है मेनली 2 अवधारणाएं दी गई थी। पहले था इसके अंदर कैल्विन का कथन था और दूसरा कौन सा था, क्लासियस का कथन था। कैल्विन का क्या कहता है कि ऐसी मशीन बनाना असंभव है जो अवशोषित की गई ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल सके। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखें कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसको जो जितनी भी ऊष्मा अवशोषित करती है उसको 100% कार्य के अंदर क्या कर दे, ये बदल दे। तो आप उसको हम ऐसे कोई मशीन नहीं बना सकते, या सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि बिना किसी कार्य के, बाह्य कार्य के निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता। तो ये चीज ध्यान रखना है। जैसे हमारे पास कोई एक रोड है, रोड जो होगी एक साइड में गर्म है एक साइड में ठंडी है, तो जो हमेशा ऊष्मा जो है वो कहाँ जाएगी, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाएगी। ऐसा नहीं होता कि वो लो टेम्परेचर से कहाँ चले जाए, हाई टेम्परेचर की ओर चली जाए। तो ये तो किसने बताया था, ऊष्मा को कार्य में। कहता है कि कोई भी हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में बदल दे। तो ये कथन किसने दिया था, कैल्विन ने दिया था। दूसरा कथन है किसका, क्लोसियस का। ये मेनली ताप पर आधारित है, ये तो ऊष्मा और कार्य से संबंधित है कैल्विन का। लेकिन क्लोसियस का जो नियम था ये क्या कहता है, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तापांतर के कारण बहती है। भाई अगर उच्च ताप होगा वहां से निम्न ताप में अंतर के कारण बहती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक बाह्य कार्य नहीं किया जाए। यानी कि अगर हम कोई बाह्य कार्य करेंगे तो यह जो है, जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो बहना है वो रुक जाएगा। या सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं बिना किसी बाह्य कार्य के ऐसी मशीन का निर्माण नहीं कर सकते जो निम्न ताप वाली वस्तु से ऊष्मा को उच्च ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित कर सके। तो सिंपल हम कहते हैं कि प्रकृति में जो भी कार्य होते हैं उसमें उच्च ताप से निम्न ताप की ओर तो ऊष्मा जो है वो आराम से, आसानी से, बिना किसी बाह्य कार्य के बह सकती है। लेकिन निम्न ताप से उच्च ताप की ओर अगर हमें ऊष्मा का स्थानांतरण करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बाह्य कार्य करना पड़ेगा। तो ये तो किससे संबंधित है, कैल्विन का तो किससे, ऊष्मा और कार्य से संबंधित है कि हम ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो ऊष्मा को 100% कार्य में बदल दे। और दूसरा क्लासियस का कहता है कि हम कोई ऐसी मशीन नहीं बना सकते जिसमें अगर बिना बाह्य कार्य के निम्न ताप से उच्च ताप की ओर ऊष्मा का स्थानांतरित कर सके।
तो ये दोनों कथन जो है वो मेनली जो है वो किस पे आधारित है, एंट्रोपी के ऊपर आधारित है। ध्यान रखना है आपने, जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमेशा एंट्रोपी के बारे में बताता है। ठीक है, एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में डिग्री ऑफ डिसऑर्डरनेस यानी कि अव्यवस्था के माप को आप क्या कहते हो, एंट्रोपी कहते हैं। किसी भी सिस्टम में जितनी ज्यादा अव्यवस्था होगी उस प्रक्रम या उस प्रोसेस के होने की उतनी ही संभावना अधिक होती है। तो दो चीज हमें ध्यान रखना है, उत्क्रमणीय प्रक्रम है और एक कौन सा है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। तो ये क्या कहता है कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन की दर शून्य होती है, अर्थात अगर कोई प्रक्रम उत्क्रमणीय है तो उसमें एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में इसका मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। ये ध्यान रखना है आपने, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में इसका मान हमेशा क्या होता है, आपका बढ़ता है। अर्थात उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं उसकी एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। जैसे कहता है कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या कर रही है, बढ़ रही है, क्योंकि यूनिवर्स का मतलब हमारा कौन सा हो गया, प्राकृतिक प्रक्रम हो गया, जो प्रकृति के अंदर होते हैं, और वो हमको पता है वो क्या होते हैं, स्वतः होते हैं। स्वतः होने का मतलब वो क्या होंगे, आपके कौन से होंगे, अनुत्क्रमणीय होंगे, जो अपने आप होते हैं। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो वहां पे एंट्रोपी का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो अतः हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ये भी क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक स्टेटमेंट है या एक कथन है। तो मेनली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 3 कथन हो गए, एक तो केल्विन का हो गया, एक क्लासियस का हो गया और एक कौन सा हो गया, आप सिंपल कह सकते हो कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ रही है। तो अब उसको बताने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसको आप क्या कहते हो, कार्नो चक्कर कहते हैं। मेनली होता क्या है, ये 1824 के अंदर 1824 में कार्नो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, उत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम दिया। कौन सा दिया, उत्क्रमणीय दिया, जो ऊष्मा को अधिकतम कार्य में बदलता है। यानी कि ऊष्मा को आप मैक्सिमम कितने कार्य के अंदर बदल सकते हैं, इसके बारे में जो दिया गया था वो किसने दिया था, वो कार्नोट ने दिया था। कार्नोट के अंदर क्या होता है, इसमें हम 2-3 चीजें आपने इसमें ध्यान में रखना है। इसमें क्या होता है, एक सिलेंडर होता है, ठीक है, एक सिलेंडर होता है जो क्या होता है, घर्षण रहित होता है, घर्षण रहित है जिसमें और एक पिस्टन लगा होता है। घर्षण रहित सिलेंडर जिसमें क्या लेते हैं, 1 मोल आदर्श गैस ले लेते हैं और उस पर एक पिस्टन लगा होता है। मेनली इसमें क्या होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। कितने होते हैं, 4 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है इसमें समतापी प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापी संपीड़न और चौथा क्या होता है, रुद्धोष्म संपीड़न होता है। तो कितने प्रक्रम होते हैं, 4 प्रक्रम, समतापी प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापी संपीड़न, रुद्धोष्म संपीड़न। तो इसका डायग्राम जो है वो बिल्कुल आसान है, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ इसको अपने कैसे बना सकते हैं। तो इसको बनाने का ये तरीका है, 2 लाइनें ऐसे आप बनाइए, ठीक है, और 2 लाइनें आप ऐसे बना दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पे ये कौन सा दिखाना है हमें, समतापी प्रसार के बारे में बताता। मान लेते हैं यहाँ पे कोई 1 मोल गैस थी जिसका दाब P1 है, V1 है और ताप क्या है, T1 है। समतापी प्रसार हो रहा है, ठीक है। समतापी प्रसार में ताप क्या रहेगा, समान रहेगा, तो यहाँ भी ताप क्या रहेगा, T1 ही रहेगा। और मान लेते हैं दाब आपका P2 हो गया और ये क्या हो गया, आपका V2 हो गया। तो इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा, रुद्धोष्म प्रसार हो जाएगा। रुद्धोष्म प्रसार में आपका क्या हो रहा है, इसके अंदर दाब, क्योंकि ताप भी बदलेगा, कहता मान लेते हैं ये जो दाब P3 हो गया, ये आयतन V3 हो गया और ताप क्या होगा, T2 हो गया। उसके बाद समतापी संपीड़न हो गया। समतापी संपीड़न में हमें ये मान लेना है कि ये आपका P4 हो गया, V4 हो गया, क्योंकि समतापी है, ताप समान रहेगा, तो ये भी आपका क्या रहेगा, T2 रहेगा। और लास्ट हो गया कौन सा हमारा, रुद्धोष्म संपीड़न हो गया। अब रुद्धोष्म संपीड़न में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें वापिस से आपका, क्योंकि ये उत्क्रमणीय साइक्लिक प्रक्रम है। साइक्लिक प्रक्रम किसको कहते हैं, जो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरकर अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है। यानी कि ये यहाँ से गया, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पे और वापस प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ जाता है। तो इसके अंदर हम ये मान लेते हैं कि इसका जो दाब था वो क्या हो गया, आपका P1 हो गया और आयतन क्या हो गया, V1 हो गया, तथा ताप क्या हो गया, आपका T1 हो गया। तब इसके लिए कार्य की हम गणना करेंगे। तो पहला हमारा कौन सा था, समतापी प्रसार था। समतापी प्रसार के अंदर हम ये मान लेते हैं कि तंत्र को T1 ताप वाले उष्मा कुंड से जोड़ते हैं। माना गैस का प्रेशर क्या माने हमने, P1, आयतन V1 और ताप क्या माना है हमने, T1 मान लिया। तो गैस का जब अपने क्या करेंगे, प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, इसका जब गैस का प्रसार करते हैं तो मान लेते हैं, माना ही हुआ है कि इसके अंदर हम मान लेते हैं कि
मानना कि इसका जो आपका है आयतन V2 हो गया और दाब क्या हो गया इसका P2 हो गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हमारा क्या कहता है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि डेल्टा इजिकल टू, मान लिया कि उसमें Q1 ऊष्मा अवशोषित की और कार्य क्या किया W1 किया। चूंकि समतापी प्रसार है अतः डेल्टा ई किसके बराबर होता है, NCV dt के बराबर होता है। तो dt हमको पता है, समतापी है, ताप समान है, तो dt 0, तो डेल्टा ई यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर। तो मैंने ये 0 रखा Q1 और W1, तो फिर इसको W1 को इधर ले आए, अर्थात किया गया कार्य हम क्या निकाल सकते हैं, Q1 बराबर W1। तो जितनी उष्मा दोगे उतना ही कार्य करेगा, तो वो किसके बराबर होगा, RT1 log V2/V1 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, समतापी प्रसार में जो कार्य है वो हम कर चुके हैं पहले से ही, तो मैं इसको दोबारा से इसको नहीं बता रहा। जो पहले वाले जो भी लेसन थे, जो वीडियो थे, उसमें मैंने बताया हुआ है समतापी प्रसार में कार्य और रुदोषम में। तो ये RT1 log V2/V1 एक नंबर इक्वेशन दे दी। दूसरा हो गया रुदोषम, रुदोषम प्रसार। रुदोषम प्रसार में रुदोषम स्थिति प्राप्त करनी है तो तंत्र को क्या करते हैं, अचालक जैकेट में रख देते हैं। ठीक है, कहाँ रख देते हैं, अचालक जैकेट, जिसमें ये उष्मा का कोई अवशोषण नहीं कर लेते। मान लेते हैं प्रसार करने पर इसका आयतन कहाँ से आपका आयतन V2 से क्या हो गया, V3 हो गया। दाब जो था वो P2 से P3 हो गया। चूंकि रुदोषम प्रसार है तो ताप T1 से क्या हो गया आपका T2 हो जाता है। तो आता है वही समीकरण फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा E इक्वल टू Q2 माइनस W। चूंकि रुदोषम है तो Q आपका क्या हो गया 0 के बराबर, तो डेल्टा E इक्वल टू क्या हुआ माइनस W हो गया। तो यहाँ से डेल्टा E हमको पता है किसके बराबर होता है, CV dt। तो ये आपका CV क्या हो गया, इसमें T2 माइनस T1 हो गया। या ये किसके बराबर रख दिया हमने, यहाँ डेल्टा E की जगह पे ये मान रख दिया, ये मान रखा तो हमारा हो गया CV इक्वल टू T2 माइनस T1 हो गया। या ये माइनस इधर ले गए, जब माइनस इधर अंदर लेके जाएंगे तो ये हमारा T1 प्लस का हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा CV T1 माइनस T2 हो जाएगा। तो इसको हमने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 3 हमने दे दी। दो तो हम कर चुके हैं, समतापी प्रसार और रुदोषम प्रसार। अब नेक्स्ट हमारा इसके अंदर समतापी संपीड़न है। कौन सा है, समतापी संपीड़न। संपीड़न वही सेम, गैस का संपीड़न करने पर गैस का आयतन मान लेते हैं V3 से क्या हो गया V4 हो गया, दाब P3 से P4 हो गया। मान लेते हैं कार्य कितना है इसके अंदर, W3 इसने कार्य किया। वही सेम समीकरण, डेल्टा इजिकल टू Q3 माइनस W3। चूंकि डेल्टा ई हमारा क्या है 0 है, तो Q3 माइनस W3 हो गया। या फिर इसको इधर ले जाओ, इसको जब अपने इधर लेके आएंगे तो Q3 इजिकल टू माइनस W3। तो इसमें क्या है, जस्ट टू समझाने के लिए क्या कर देते हैं, माइनस से इसको गुणा कर दिए, तो ये माइनस Q3 हो गया, ये आपका प्लस का बन गया। तो W3 इजिकल टू क्या बना, RT2 log V4/V3 हो गया। तो इसको हमने क्या दे दिया, 3 नंबर समीकरण दे दी। और लास्ट हमारा बच गया कौन सा, रुदोषम संपीड़न बच गया। रुदोषम संपीड़न में क्या करते हैं, गैस का संपीड़न करने पर आयतन क्या हुआ, V4 से वापिस वही क्या आपका इनिशियल कंडीशन प्रारंभिक अवस्था में आ गया। V4 से V1, दाब P4 से P1, ताप T2 से T1। यदि कार्य हमने क्या मान लिया W4, तो डेल्टा E इजिकल टू Q4 माइनस W4 हो गया। ठीक है, और यहाँ डेल्टा E इजिकल टू, चूंकि Q रुदोषम है, रुदोषम में आपका Q इजिकल टू क्या है 0 है, Q4 आपका किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो इसके बराबर ये हो गया, या CV T1 माइनस T2 हो गया है। ठीक है, क्या हो गया T1 माइनस T2 हो गया, या माइनस W4 इजिकल टू CV T1 माइनस T2, या आप W4 इजिकल टू ये माइनस इधर ले जाओ तो माइनस लगा दिया, फिर CV T1 माइनस T2 लिखा, और इसको हमने क्या दे दिया 4 नंबर समीकरण दे दिया। अब कुल कार्य क्या लिया, सभी को जोड़ कर दिया, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 कर दिया। तो W साइकिल किसके बराबर हुआ, जो भी हमारा जो मान आया था, क्या क्या मान आया था, पहले आया था इसके अंदर RT1 log V2/V1 प्लस CV, फिर आपका T1 माइनस T2 आ गया, प्लस RT2 log V4/V3 आ गया, माइनस CV T1 माइनस T2। तो चूंकि ये माइनस का है और ये कौन सा है प्लस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से W साइकिल इज इक्वल टू RT1, फिर आपका log V2/V1 प्लस RT2 log V4/V3। तो ये टोटल हमारा क्या आ गया, इसके अंदर कार्य आ जाता है। तो इसके नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो आएगा कार्नोट इंजन की दक्षता के बारे में आएगा, तो वो हम नेक्स्ट हमारे स्लाइड या नेक्स्ट जो भी टॉपिक होगा उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे।